कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल बैंकिंग, इसमें सबसे पहले पॉइंट यही है कि इंडिविजुअल कस्टमर को फोकस करता है और ये जो कवरअप किसको करता है, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल। थर्ड क्या है, ऑफर डिफरेंट लाइबिलिटी एसेट एंड प्लेथर ऑफ सर्विसेज। इसको आप ऐसे याद रखिए, रिटेल बैंकिंग है, रिटेल बैंकिंग का मतलब होता है आप डेली ब्रांच में जो काम करते हैं ना, वही आपका सब कुछ रिटेल बैंकिंग के अंदर आता है। रोज़ क्या करते हैं आप, एफडी डिपॉजिट लेना, पेमेंट करना, सेविंग अकाउंट खोलना, करंट अकाउंट खोलना, ये सारे जो भी अपन डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं वो हमारे क्या हो गए, लाइबिलिटी। क्योंकि कस्टमर इनसे कभी भी इन सबको हमसे मांग डिमांड कर सकता है, तो हमें वो एफडी, जैसे आज उसने एफडी बनवाई और कल वो बोलता है कि मैं पैसा चाहिए, तो तुरंत हमको वो पैसा देना पड़ेगा, मतलब वो क्या है, हमारी लाइबिलिटी। और बैंक के लिए जो बैंक लोन देती है वो सब उसके लिए क्या होते हैं, एसेट। तो जो एसेट और लाइबिलिटी है ना, उसका मतलब वही है, ऑफर डिफरेंट लाइबिलिटी एसेट एंड प्लेथर ऑफ सर्विसेज। प्लेथर ऑफ सर्विसेज मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज लाइक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट और जो भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट होते हैं अपने, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या लिखता है कि डिलीवरी मॉडल ऑफ रिटेल बैंकिंग क्या है, फिजिकल एंड वर्चुअल। फिजिकल वर्चुअल मतलब वही, फिजिकल वो जो हम ब्रांच के थ्रू देते हैं सर्विसेज, और जो वर्चुअल है वो मतलब हम एटीएम, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इस सब के थ्रू देते हैं। एक्सटेंडेड टू स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस, ये स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस के लिए होती है रिटेल बैंकिंग, और बड़े बिजनेस के लिए होलसेल बैंकिंग का होता है कंसेप्ट। ठीक है, ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखते हैं इसके जो एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको हम यहाँ से शॉर्ट में देखेंगे और शॉर्ट में। ये वाले पॉइंट का मतलब भी वही है जो आगे लिखा हुआ, बट ये थोड़ा याद करने में आप लोगों को आसानी होगी। रिटेल बैंकिंग हैज़ मैनी एडवांटेज एज बिजनेस सेगमेंट फॉर बैंक। क्या है, रिस्क इज़ लेस एज क्लाइंट बेस इज़ लार्ज। जो रिटेल बैंकिंग में है उसमें रिस्क कम होती है, और क्यों, क्योंकि क्लाइंट बेस है वो आपका लार्ज है। मतलब क्या, जैसे होलसेल बैंकिंग में आपने 100 करोड़ का एक लोन दिया, ठीक है, एक पार्टी को, किसी एक कंपनी को 100 करोड़ का लोन दिया है ना, या ऐसे कर ले 1 करोड़ का लोन दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया आपने, रिटेल बैंकिंग में 10-10 लाख के आपने 10 पार्टी को लोन दे दिए, ठीक है। अगर उसमें से कोई ख़राब भी होता है ना, तो कोई एक ही तो ख़राब होगा, बाकी के 90 लाख तो आपके सिक्योर है ना। लेकिन वहाँ पे क्या, अगर कोई होलसेल बैंकिंग में अगर वो 1 करोड़ का लोन ख़राब हो जाता है, तो वो पूरा का पूरा 1 करोड़ पैसा आपका बेकार चला जाएगा, ठीक है। तो रिस्क इसमें ज़्यादा है होलसेल बैंकिंग में। रिटेल बैंकिंग में रिस्क कम है, क्यों, क्योंकि क्लाइंट बेस है वो कैसा आपका लार्ज है। ठीक इसी तरह से क्या है, इनकम इज़ रिलेटिवली मोर एज स्प्रेड आर मोर। इनकम ज़्यादा है, रिस्क लेस है, कंसेप्ट वही सेम है, ठीक है। तीसरा क्या है, कस्टमर लॉयल्टी विल बी स्ट्रॉन्ग। कस्टमर लॉयल्टी यहाँ पे ज़्यादा होती है, क्यों, नॉर्मली अगर आप अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो कस्टमर बहुत ही कम है कि आपके बैंक को छोड़ के दूसरी बैंक या कोई दूसरा ऑप्शन चूज़ करे। स्टेबल मॉडल विथ लेस वोलेटिलिटी इन बिजनेस। जो रिटेल बैंकिंग का जो बिजनेस है उसमें जो वोलेटिलिटी होती है, मतलब जो चेंजेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्यों, क्योंकि क्लाइंट बेसर वो आपका अगेन बहुत लार्ज है, तो चेंजेस हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। और हायर पोटेंशियल फॉर क्रॉस सेलिंग, ऑब्वियसली जब कस्टमर ज़्यादा होंगे, आप एक बात याद रखिए, रिटेल बैंकिंग में जो होता है ना, वो क्लाइंट बेस यानी कस्टमर है ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो रिस्क है वो कम होती है, इनकम है वो ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी है, और जो लॉयल्टी है वो भी ज़्यादा होगी, और जो पोटेंशियल है किसका, क्रॉस सेलिंग का, वो भी ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा कस्टमर उतने ज़्यादा हम उसको क्रॉस सेल कर सकेंगे। ये तो हो गया आपका एडवांटेज। एडवांटेज में आप याद रखने के लिए दिमाग में रखिए, रिस्क कम होती है, इनकम ज़्यादा होती है, कस्टमर लॉयल्टी भी ज़्यादा रहेगी, वोलेटिलिटी कम हो जाएगी, और जो क्रॉस सेलिंग है वो उसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बट इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज के लिए ये तो हो गया, डिसएडवांटेज नहीं, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट। डिसएडवांटेज तो होते नहीं है, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट हो उसमें एक प्लस पॉइंट है तो एक निगेटिव पॉइंट भी रहेगा। अब कांस्टेंट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन कैसे होगा वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट से बताऊंगी। पहले हम इसके कांस्टेंट देख लेते हैं। क्या, प्रॉब्लम इन मैनेजिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट स्पेशली इफ़ द अवेलेबल IT सिस्टम आर नॉट सफिशिएंट रॉबस्ट। मतलब अब जब मैंने आपको बताया रिटेल बैंकिंग में क्या होता है, ये एक लार्ज पॉपुलेशन को कवरअप करता है। अब चूंकि लार्ज पॉपुलेशन को कवरअप कर रहा है, नंबर ऑफ़ जो क्लाइंट है वो ज़्यादा है, तो आपका जो IT सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आपको आएगी, ये इसमें लिखा हुआ है। फिर क्या है कि अगर कोई रैपिड एवोल्यूशन प्रोडक्ट, मतलब कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो IT कॉम्प्लिकेशन को जनरेट कर सकती है, IT कॉम्प्लिकेशन उसमें आ सकते हैं। अब तीसरा क्या है, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ब्रांच नेटवर्क एंड हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ लो वैल्यू ट्रांजेक्शन टेंड टू बी रिलेटिवली हाई।
फॉर दिस रीजन बैंक आर इंकरेजिंग क्लाइंट चीपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल ATM। मतलब ये वाली लाइन आप बाद में देखिए, इसमें क्या है, अगर जो रिटेल बैंकिंग है उसमें क्या होता है, ब्रांच नेटवर्क। अब आप ब्रांच नेटवर्क को जो है वो कॉस्ट है उसकी मेंटेन करने की वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा क्या, जो लो वैल्यू ट्रांजेक्शन, जनधन अकाउंट भी हम खोल रहे हैं, छोटे छोटे अमाउंट के भी खाते खोल रहे हैं, जबकि होलसेल बैंकिंग में होता है बड़े बड़े अमाउंट के लोन और डिपॉजिटेड होते हैं, जबकि रिटेल बैंकिंग में लो वैल्यू ट्रांजेक्शन, यानी कि जैसे जनधन खाते हैं मैंने बताया, तो इस तरह के जो अकाउंट है उनको मेंटेन करने का कॉस्ट ज़्यादा होता है और उसमें प्रॉफिट बैंक को बहुत कम होता है। इसलिए बैंक क्या करती है, ATM जो अदर जो डिजिटल पे फोकस करें ना, आजकल क्या हो रहा है, आपको हर एक अकाउंट के साथ ATM देना कंपलसरी हो गया है, या मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, इन पे बैंक ज़्यादा फोकस करेगी, क्यों, ताकि बैंक अपनी कॉस्ट को कम कर सके। तो वही चीज़ इसमें लिखा है कि कॉस्ट ऑफ मेंटेन ब्रांच नेटवर्क वो हाई है, और लो वैल्यू ट्रांजेक्शन है इनको मेंटेन करना भी बैंक के लिए महंगा पड़ता है। फिर चौथा क्या है, हायर डिलीक्वेंसी स्पेशली इन अनसिक्योर रिटेल लोन, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल। इसका मतलब क्या है, रिटेल में जो लोन होते हैं ना, रिटेल लोन जैसे क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल हो गया, ये बैड लोन बन जाते हैं, अनसिक्योर लोन है। क्रेडिट कार्ड में कई सारे केसेस हम देखने को मिलते हैं, बहुत जल्दी पर्सनल लोन है या जो और भी लोन है, ये बहुत जल्दी ख़राब खाते ख़राब हो जाते हैं, तो इसमें चांसेस ख़राब होने के ज़्यादा होते हैं। और पांचवा जो पॉइंट है वो क्या है, एनी लॉस इन फेथ इन पर्टिकुलर बैंक कैन लीड टू सडन आउटफ्लो ऑफ रिटेल डिपॉजिट रिजल्टिंग इन कोलैप्स ऑफ द बैंक, दैट इज कॉल्ड अ बैंक रन। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि बैंक रन क्या है। बैंक रन मतलब है कि अगर किसी भी कस्टमर का, कोई कस्टमर है उसका फेथ है पर्टिकुलर बैंक में, अगर वो लॉस होता है, फेथ मतलब ख़त्म हो जाता है, विश्वास, कोई भी आप सर्विस दे रहे हो उससे जो कस्टमर है, आपका कस्टमर, वो सेटिस्फाई नहीं होता है, तो क्या होगा, सडन आउटफ्लो ऑफ रिटेल डिपॉजिट, वो जो डिपॉजिट है ऑब्वियसली है, आपका जो काम करना है वहाँ से, जो कस्टमर जो काम कर रहा है आपकी बैंक में, वो सारे अपने डिपॉजिट वापस ले लेगा, उससे क्या होगा कि जो बैंक है वो कोलैप्स हो जाएगी, इसी को बैंक रन कहते हैं। तो आप जो सर्विस दे रहे हैं ना, वो डायरेक्टली कस्टमर, इंडिविजुअल कस्टमर को अफेक्ट करती है। अगर आप उसको अच्छी सर्विस दोगे, कस्टमर सेटिस्फाई तो ठीक है, अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन कस्टमर को नहीं मिलता है तो अपने डिपॉजिट ले जाएगा, लोन अकाउंट किसी दूसरे बैंक में टेक ओवर करवा लेगा, तो उसमें क्या है, बैंक कोलैप्स हो जाएगी ऐसे, अगर हम ऐसी ही सर्विस देते रहे, अच्छी सर्विस नहीं देंगे कस्टमर को, तो इसको क्या बोलते हैं, बैंक रन। इस जो कंडीशन है उसको बोलते हैं बैंक रन। इसमें मेन यही था, एक तो आपका एडवांटेजेस हो गए, दूसरा आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद एडवांटेजेस के बाद आपका इसमें आ गया क्वेश्चन क्या है, कांस्टेंट। ये जो इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं रिटेल बैंकिंग में, वो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इसके बाद लास्ट में हम इसका फटाफट से स्कोप और एक बार और देख लेंगे। स्कोप ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया, इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस विद सम रिसेशनरी ट्रेंड, income in purchasing, increase in purchasing power, nuclear family concept is gaining much importance which may lead to large saving, large number of banking service to be provided is increased day by day, tax benefits are available। मतलब क्या है, स्कोप ऑफ रिटेल बैंकिंग, जो इंडिया में जो स्कोप है रिटेल बैंकिंग का, वो काफ़ी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, उसके कुछ ही रीज़न दी है। इंक्रीजिंग परचेसिंग पावर, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती जा रही है, ठीक है। दूसरा क्या है, न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट है, वो इम्पोर्टेंस, उसका इंपॉर्टेंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो लोग सेविंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तीसरा क्या है, टैक्स बेनिफिट आर अवेलेबल, टैक्स बेनिफिट अवेलेबल होते रिटेल किसमें, हाउसिंग लोन में, उसमें क्या टैक्स, जो कस्ट बोरोअर है उसको टैक्स रिबेट मिलता है, तो जो हाउसिंग लोन है वो किसी का प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, रिटेल बैंकिंग का ही, ठीक है। अब हम इसके फटाफट से इसके जो बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग इंक्लूड, एडवांटेजेस पूछे हैं, जैसे मैंने बताया ना इसमें क्वेश्चन किससे बनते हैं, ज़्यादातर मैंने देखे हैं एडवांटेजेस पे और कांस्टेंट पे और कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो पहला क्वेश्चन जैसे पूछा है, एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग इंक्लूड, रिस्क इज़ लेस, क्लाइंट बेस इज़ लार्ज, यस रिस्क इसमें कम होती है, इनकम इज़ रिलेटिवली मोर, ये भी सही है, स्टेबल मॉडल विथ लेस वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी कैसी होती है इसमें, लेस चेंजेस कम होते हैं, क्यों, क्योंकि जो आपका जो कस्टमर सेगमेंट है वो है लार्ज पॉपुलेशन, जब कस्टमर ज़्यादा हैं तो जो चेंजेस हैं वो कम होते हैं, तो ये इसके ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग, इनमें से कौन है जो रिटेल बैंकिंग का एडवांटेजेस नहीं है, क्रॉस सेलिंग तो है, कस्टमर लॉयल्टी ये भी है, लेस वॉलेटिलिटी ये भी है, हाई डिफ़ॉल्ट रेट
ये नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिफ़ॉल्ट रेट इसमें कम होता है। कैसे कम होता है कि अगर वो 1 करोड़ वाला एग्जांपल याद रखिए, 1 करोड़ वाला अगर होलसेल में अपन एक लोन देंगे, अगर वो ख़राब होता है तो पूरा 1 करोड़ डूबेगा। लेकिन अगर 10-10 लाख के 10 लोन देंगे रिटेल बैंकिंग में, तो अगर एक भी ख़राब होता है तो 90 लाख तो अपने सिक्योर है, तो जो डिफ़ॉल्ट रेट है वो कम होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग? इंटरनेट बैंकिंग यस, मोबाइल बैंकिंग यस, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी यस, प्रोवाइडिंग टर्म लोन फॉर प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट की बात आ गई, ये बात होती है होलसेल बैंकिंग की, ना कि रिटेल बैंकिंग की। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। ओके, अब इसके कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन है। चैप्टर ए जो रिटेल बैंकिंग है, तो उसके मैं क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।